बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब मौका मिलता है तो उन्होंने एक झटके में इस पूरी सामाजिक व्यवस्था को, इस पूरी शासन सत्ता को पलट कर रख देते हैं साथियों, और हमें एक इंसानियत की जिंदगी जीने का बहाल करते हैं साथियों। इसके पश्चात संविधान लागू होता है और संविधान लागू होने के लगभग 74 वर्ष बाद इस संविधान में लगभग 105 ऑपरेशन हो चुके हैं, 105 संशोधन हो चुके हैं और हमारे अधिकारों को धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने टिप्पणी किया था, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने संविधान के व्याख्या के नाम पर एक टिप्पणी किया है, एक फैसला दिया है कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर लागू होगा। साथियों, इसका मतलब ये है कि जो एक बार नौकरी पा गया है उसके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा। साथियों, ये फैसला उन व्यक्तियों द्वारा दिया गया है जिनकी 7 पीढ़ियां आरक्षण से हाई कोर्ट के जज बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं। साथियों, जब बाबा साहब ने एक साथ भारत के सभी रानियों का ऑपरेशन करके कहा था कि अब राजा, भारत के राजा किसी रानी के पेट से नहीं होंगे बल्कि आपके पोट से पैदा होंगे, लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था इससे अछूता रहा गया है और कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से आज भी जज के बेटे ही जज बनते हैं। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें यदि चपरासी बनने के लिए परीक्षा पास करना पड़ता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जज बनने के लिए परीक्षा पास करना चाहिए। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब OBC में क्रीमी लेयर लागू किया गया था तब हम चुप थे, और आज जब SC/ST में क्रीमी लेयर की बात चालू है तो वो चुप हैं। और ये देख करके मुझे इतिहास का वो देवासुर संग्राम याद आ रहा है, तब भी हम टुकड़े में बंटने के कारण हार गए थे और कहीं ऐसा न हो कि अब भी हार जाए। इसलिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगा कि कभी हवेली से निकलकर बाहर भी झाँक लो, सारा का सारा आसमान खतरे में है। किसी का कच्चा मकान जलता देखकर खुद को महफूज मत समझना, तुम्हारा पक्का मकान भी खतरे में है, क्योंकि अपने ही देश में अपना संविधान खतरे में है। साथियों, मैं फिर विश्व आदिवासी दिवस पर थोड़ा सा आता हूँ कि सन 1982 में संयुक्त राष्ट्र को यह महसूस हुआ कि भारत में ही नहीं, विश्व के तमाम जितने मूल निवासी हैं वो गरीबी, अशिक्षा, बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर आज तमाम समस्याओं से ग्रसित हैं। इनकी भाषा, इनकी संस्कृति खतरे में है। तब 9 अगस्त 1994 को पहली बार जिनेवा शहर में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन होता है और उस आदिवासी दिवस में दुनिया के तमाम देशों को आमंत्रित किया जाता है। साथियों, एक बात मैं और एक टिप्पणी करना चाहूँगा कि उस आयोजन में 1994 के आयोजन में हमारे भारत से भी एक शिष्टमंडल केंद्रीय राज्य मंत्री के नेतृत्व में गया था और वो शिष्टमंडल द्वारा वक्तव्य दिया जाता है कि भारत में कोई भी आदिवासी निवासरत नहीं है। उसका वहाँ का वक्तव्य है कि भारत में कोई भी आदिवासी निवासरत नहीं है, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है और भारतीयों के साथ किसी भी प्रकार का राजनीतिक और शैक्षणिक और सामाजिक रूप से भेदभाव नहीं किया जाता। यह आज़ादी के लगभग 44-45 वर्ष बाद कहा जाता है और आप आज़ादी के 75 वर्ष बाद यहाँ मौजूद हैं। अब ये आप तय कर लीजिए कि आपके साथ भेदभाव किया जाता है या नहीं किया जाता। साथियों, भारत के में आदिवासियों के नाम पर सैकड़ों योजनाएं चलने के बाद यदि हमारी यह दशा है और हमारी यह दिशा है तो सिर्फ एक कवि की एक पंक्ति में कहना चाहूँगा कि खुला मौसम सरसराते पात मन लगता नहीं है, फिर वही खुद की हर बात मन लगता नहीं है, मरुस्थलों की जय बोलता बादल, होती सागरों में बरसात मन लगता नहीं है। साथियों, यदि हमारी यह दशा आज है तो इसमें सरकार का तो दोष है ही, साथ ही हमारा भी दोष है। अभी हमारे संचालक महोदय जी कह रहे थे कि बोतल बहुत महंगी है मगर चिखना बहुत सस्ती है। बेशक हमारा समाज अभी इसी दिशा में चल रहा है। हमारे देश में संक्रमण काल की स्थिति है, हमारे अधिकार धीरे धीरे करके छीने जा रहे हैं, लेकिन हम अभी भी वही हैं। इसलिए एक कवि ने लिखा है कि अंधेरा है मूड पर मंडरा रहा है, गांव की ओर सूरज आ रहा है, सर्वोदयी नारे लगाकर जो जहां है पीछा रहा है।
साथियों, एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि भारत में निवासरत सिर्फ अनुसूचित जनजाति ही आदिवासी नहीं है। संविधान निर्माण के समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के प्रस्ताव क्रमांक 431 में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्णित किया है। और जब इसे जाति कैटेगरी में रखा गया है तो बहुत सारे ओबीसी एससी में चले गए, एससी ओबीसी में चले गए और ओबीसी एसटी में चले गए। इस तरह हमें इसमें बंटने की जरूरत नहीं है। इस देश का 85% आबादी इस देश का मूल निवासी है, इस देश का इंडिजीनियस है, इस देश का मूल निवासी है। इसलिए हमें इन सब बंटने की जरूरत नहीं है। हमें वामशेष के उस नारे को भी याद करना है कि बोल 85 जय मूल निवासी। साथियों, हमें 85% एक साथ मिलकर रहना है, तभी हमारे अधिकार सुरक्षित रह पाएंगे। मैं जरूर करूँगा कि यदि आप सबको बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बिरसा मुंडा, मामा सत्याग्रह का सिपाही यदि को मानते हैं तो उनके विचारों को आपको अपनाना पड़ेगा, उनके विचारों को समाज तक फैलाना पड़ेगा और आपको जात पात छुआछूत और धार्मिक होगापन से आपको मुक्त होना पड़ेगा। तभी हम अपने समाज का भला कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार ऊंच नीच रास्ते से आपको अच्छी गति नहीं मिल सकती है, आपको ऊपर खावर सड़क जमीन से आपको अच्छी फसल पैदा नहीं हो सकती है, ठीक उसी तरह जात पात छुआछूत वाले समाज से आपका अच्छा भला नहीं हो सकता है। इसलिए आपको बाबा साहब को पढ़ना है, बिरसा मुंडा को पढ़ना है और इनके विचारों को वहां तक पहुंचाना है, तभी आपका भला हो सकता है, हमारा भला हो सकता है। और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो यकीन मानिए कि हम मंदिरों तक सीमित रह पाएंगे, क्योंकि उनके पास सत्ता है, उनके पास हमसे अधिक दक्षता है, हम उनके पास साधन है, उनके पास कारपोरेट है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ महापुरुषों के विचार और बाबा साहब का संविधान है। इसलिए हमें बाबा साहब के संविधान और अपने वैचारिकी के साथ एक साथ मिलकर के खड़ा रहना है और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना है। मैं अंत में इस सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों से इस मिशन में सक्रिय सहयोग की अपेक्षा के साथ एक पंक्ति से अपनी बात को खत्म करूंगा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है और आप जरा भी साथ दें तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।